हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल स्टडी 07 पर। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आपका सिलेबस, कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। क्योंकि हम छोटी सी गलती कर देते हैं, जो चैप्टर हमको अच्छा लगता है उसको हम खूब पढ़ते हैं, ठीक है। और जो चैप्टर थोड़ा सा बुरा लगता है, मैं बुरे चैप्टरों की बात कर रहा हूँ तो आपको पता चल गया होगा। जो अपने फिजिक्स से रिलेटेड चैप्टर है, जैसे कि विद्युत वाला जो चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हैं, ठीक है। तो उन चैप्टरों को आप कम पढ़ के जाते हो, डेरिवेशन नहीं करके जाते हो, और उन चैप्टर से 7 नंबर 6 नंबर का अपना सिलेबस रहता है। बड़े बड़े क्वेश्चन वहाँ से पुटअप होते हैं और फिर आप सोचते हो मेरा ये वाला प्रश्न रह गया, ये वाला प्रश्न रह गया। तो सबसे पहली क्लास में हम डिस्कस कर लेते हैं कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, कहाँ से प्रश्न उठने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। अपना पहला चैप्टर है, पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये आपके रसायन विज्ञान का चैप्टर है, ठीक है। ये पार्ट है आपके 6 नंबर का। तो इस पार्ट में मेरी एडवाइस है कि आप लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण और एक दो मोस्टली जो हर बार उदाहरण उठाई जाते हैं, आप उन उदाहरणों को एक बार वापस से रिपीट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आप एक दो जो परिवर्तन अपने भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, उनको एक बार देख लीजिए। और लास्ट टाइम आप संचारण और विकृत गंधिता की परिभाषा और एक एक उनके कारण और उपाय हैं वो देख लीजिए, ठीक है। दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। अब इसमें ये आपके चैप्टर है 7 नंबर का, ठीक है बच्चों। अब आपको बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए 13 नंबर। अब आप लोग अच्छी तरीके से इन दोनों चैप्टरों को पढ़ के जाते हो तो 13 नंबर के होंगे, आप पास जरूर हो जाओगे। और दोनों चैप्टर बिल्कुल अच्छे हैं आपके, कक्षा 9 से रिलेशन रखते हैं, ठीक है, कक्षा 8 से रिलेशन रखते हैं। अब अम्ल क्षारक एवं लवण 7 नंबर का है। इसमें सबसे पहली बात तो आपके इनके सामान्य गुण, जो आप स्वाद के अनुसार, ठीक है, इनके बाह्य गुणों के अनुसार जो आप बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप देख लीजिए इनके रासायनिक गुण। अब रासायनिक गुण कौन से होते हैं जो अभिक्रिया करने के बाद में पता चलता है आपको, ठीक है। जैसे रासायनिक गुणों में इनके बंध बनते हैं नहीं बनते, विद्युत का चालन होता है कि नहीं होता, ठीक है, वो आपको पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया के बाद में। तो वो आप देख के जाइए। एक आप यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका पीएच स्केल। पीएच स्केल से आपको देखना है कि किसका पीएच कितना है। तो सामान्यतः रक्त और जो जल का पीएच है वो ज्यादा पूछा जाता है, नींबू के रस का पीएच ज्यादा पूछा जाता है, संतरे का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो आप रट के जाइए, ठीक है। इसमें आप अम्ल व क्षारों की सामान्य विक्रियाएं, ये पॉइंट थोड़ा सा पढ़ के जाना। दैनिक जीवन में महत्व, इस वाले पॉइंट से हर बार बोर्ड में एक प्रश्न आता ही आता है। जैसे आप अम्लता एसिडिटी वाला पढ़ के जाइए, ठीक है। मिट्टी में जो क्षारीयता आ जाती है उसके बारे में पढ़ के जाइए। अपने चींटी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल मेथनोइक अम्ल होता है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए। प्राकृतिक अम्लों की जो सूची है, सिट्रिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, वो आप जरा सा पढ़ के जाइए, ठीक है। अब अपने पार्ट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, धातु एवं अधातु। एक और बात बच्चों, यहाँ है ना लवण, वो थोड़ा सा पैटर्न पुराना हो चुका है। पहले क्या है कि यहाँ से कम प्रश्न आते थे, लवण में से आपके 2 उपयोग और एक लवण का रासायनिक नाम पूछ के तकरीबन 3 नंबर का प्रश्न आ जाता था ये। पर अब ये लास्ट आपके 1 नंबर में आएंगे, ठीक है।
2 से 3 नंबर में आपके यहां से आएंगी रासायनिक अभिक्रिया जो आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, धातु एवं अधातु। पिछली बार इस पार्ट का वेटेज थोड़ा ज्यादा था, अब की बार कम है। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। लेकिन अगर यदि आप इस पार्ट को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो तो पार्ट नंबर 4 आपका बिल्कुल इजी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सामान्य गुण, जैसे धातुएं चमकदार होती है, धातुएं चमकदार नहीं होती, धातुएं कठोर होती है, धातुएं कठोर नहीं होती, सामान्य गुण इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा है इनके अपवाद। आपसे 100% अपवाद में से 1 नंबर का प्रश्न जरूर आएगा। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि सामान्यतः धातुएं कठोर होती है, परंतु कोई आप ऐसी एक धातु बताओ जो कठोर होती है, तो आपको पता है हीरा होता है। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि सामान्यतः धातुएं विद्युत की सुचालक होती है, परंतु एक अधातु भी होती है जो विद्युत की सुचालक होती है, जो भी आपको पता होगा ग्रेफाइट है। अब पार्ट नंबर 4 की बात कर लेते हैं। यहाँ आपको परमाणु और अणु की जानकारी भी लेनी है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है आपका कार्बन एवं उसके यौगिक। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ये है 7 नंबर का। कितने नंबर का है? 7 नंबर का। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहला प्रश्न जो बहुत इजी बनता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक आपको सबको पता होना चाहिए, परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए, कार्बन की संयोजकता पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, फिर उसके बाद में आप देखिए कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। तो आपसे कारण पूछ सकता है, तो कारण आपको पता है 2 होते हैं, चतुसंयोजकता और श्रृंखलन। श्रृंखलन में भी आपसे श्रृंखलन को जो डिवाइडेशन है ना, वर्गीकरण है श्रृंखलन का, साकित है, वलय है, एक श्रृंखला में है। ठीक है, जो एक लाइन में होते हैं, एक आपके ऐसे शाखाएं बनकर होती है, एक वलय के रूप में होता है, तो वो आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद में आपको हाइड्रोकार्बन की डिटेल पता होनी चाहिए, और हाइड्रोकार्बन में से 1 नंबर लगभग फिक्स होता है संतृप्त और असंतृप्त में से। अब आपको संतृप्त की परिभाषा पता होने से काम नहीं चलेगा, आपको ये पता होना चाहिए। संतृप्त में आते हैं आपके एल्केन, फिर आता है आपका असंतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। आपको इनका सामान्य सूत्र पता होना चाहिए, CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2, तो वो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं बात करूं तो साइक्लो एल्केन और आपको एरोमेटिक वलय, उनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद में आपको प्रक्रियात्मक समूह, उनके बारे में, प्रक्रियात्मक समूह के साथ में जो अनुलग्न और पूर्वलग्न लगते हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। 1 नंबर का छोटा सा प्रश्न कई बार बन जाता है, और इसमें से डेफिनेटली जो लगभग हर बार बोर्ड में आ रहा है IUPAC, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, और यहाँ से आपको एक IUPAC नाम जरूर देगा। ठीक है, बात करते हैं पार्ट नंबर 5 की। तो पहले था पार्ट नंबर 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, तो इस बार वो चैप्टर हट चुका है, तो अब आपके पार्ट नंबर 5 हो गया है जैव प्रक्रम। ये पार्ट है अभी 8 नंबर का। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि थोड़ा बड़ा है, तो इसमें आप फोकस करिए। मतलब मोस्टली अपने जो तंत्र है ना, उनमें पाचन तंत्र लगभग हर बार आपसे पूछा जाता है, और यहाँ ध्यान रखना बच्चों, इसमें से अथवा में भी आएगा प्रश्न। ठीक है, तो पाचन तंत्र अथवा में आप उत्सर्जन तंत्र तैयार कर लीजिए। अगर आप 2 की जगह 3 तंत्र तैयार कर लेते हो तो डेफिनेटली 100% आपका प्रश्न हो ही जाएगा। ठीक है, इनके चित्र बनाने की बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। छोटा प्रश्न जो 1 नंबर या 2 नंबर में आएगा, एक तो आपको इनकी इकाइयां पता होनी चाहिए। जैसे अपने श्वसन तंत्र की इकाई होती है वायु कुपिकाएं, उत्सर्जन तंत्र की इकाई होती है नेफ्रॉन। ठीक है, आपको ऐसे सबकी इकाई पता होनी चाहिए। चलते पार्ट नंबर 6 पर। पहले आपका पार्ट नंबर था
पाठ नंबर 6 था जैव प्रक्रम। अभी आपका पाठ नंबर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय है भी ये 6 नंबर का, ठीक है। अब यहाँ आप ज्यादा फोकस करिए जो अपने हार्मोन से रिलेटेड है पादपों के अंदर और जीवों के अंदर, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला मैटर अभी पूछा नहीं गया, पिछले साल भी नहीं आया था, उससे पीछे भी नहीं आया था, तो इस बार आ सकता है, ठीक है ना। ये अपने जो न्यूरॉन है उसका आप ध्यान रखना, एक एक भाग का नाम आप ध्यान रखना, ठीक है। 1 नंबर का यहाँ से जरूर आता है कि किस भाग से तो अपने संदेश ग्रहण किए जाएंगे, किस भाग में वैद्युत संवेगों में बदला जाएगा, किस भाग में रासायनिक में बदलेंगे, ठीक है। इसके बाद में आप मस्तिष्क में से भागों के नाम याद रखिए, भागों के नाम और उनके मैक्सिमम एक ना एक कार्य जरूर आपको पता होना चाहिए, मोस्टली जो काम होता है, ठीक है। और लास्ट आप मैंने बताया हार्मोनों के बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिए, ठीक है। पाठ हो जाएगा पाठ नंबर 7। ठीक है बच्चों, पार्ट नंबर 7 अपना जीव में जनन, या आप कह सकते हैं जीव जनन कैसे करते हैं, ठीक है। 7 नंबर का है। इसमें अलैंगिक जनन पिछली बार आ चुका है, ठीक है। फिर भी आप लोग फोकस करिए, प्रत्येक जो भी प्रकार है ना उसका 1 या 2 उदाहरण आपको पता होना चाहिए। जैसे अलैंगिक जनन में आपको पहले विखंडन का पता होना चाहिए, फिर खंडन का पता होना चाहिए, आपको पता। अब कुछ जीव इसमें ऐसे हैं जो दोनों जनन करते हैं, ठीक है, तो आप वो दोनों भी पता रखना, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है ऐसा कौन सा जीव है जो अलैंगिक जनन की 2 या 3 विधियों का उपयोग करता है। आपको छोटे छोटे चित्र जो अपनी किताब में दे रखे हैं वही याद करने हैं, क्योंकि कुछ जगह नोट्स में मैंने देखे हैं कि कक्षा 12 से भी वो चित्र उठा लेते हैं, ठीक है, तो आप वो याद मत करना। अब एक अमीबा का ध्यान रखना और एक प्लेन एरिया वाला ध्यान रखना, ठीक है। फिर आप एक कायिक जनन, इसकी कृत्रिम और प्राकृतिक विधियां सब याद रखना, ये भी 1 नंबर का है लास्ट। अब बाकी अपना अगला जो है लैंगिक जनन, मैं कह रहा हूं इस बार बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि 7 नंबर का चैप्टर अपना, ठीक है। पुष्पी पादपों में जो लैंगिक जनन है वो कम ही चांस है, फिर भी आप उसको ध्यान रखना, एक इसमें से 4 नंबर या 3 नंबर का प्रश्न है, ठीक है ना। 8 नंबर 8 आनुवांशिकता एवं जैव विकास। देखो ये वाला जो पॉइंट है वो तो बिल्कुल 100% आपका हट चुका है, और जब मैं इस पॉइंट के बारे में सोचता हूँ तो आपने सुना होगा अपना टाइम आएगा, तो देखो पिछली बार इसका टाइम था, पाठ था पूरा 8 नंबर का, अब की बार इसका टाइम नहीं है, पाठ केवल कितने नंबर का है भाई, 4 नंबर का। 4 नंबर में भी मैं कह रहा हूं आपके 2 नंबर तो लिंग निर्धारण का पक्का है, ठीक है। अब वहां से क्या है कि पिछली बार लिंग निर्धारण आ गया था, तो इस बार आपसे 1 नंबर में पूछ सकते हैं जो ऊष्मायन ताप वाला है वो किस किस जीव में होता है, तो सरीसृपों में होता है, ठीक है। तो यहाँ से ये 1 नंबर का प्रश्न निकल सकता है। बाकी 3 नंबर में या तो डायरेक्ट आपसे मेंडल के तीनों नियम पूछ ले, 2 नंबर का प्रश्न अगर डी बना रहे हैं तो वो कारण पूछ ले, अगर डी 1 नंबर का बना रहे हैं तो एकल संकर संकरण की परिभाषा या द्विसंकर संकरण की परिभाषा, ठीक है। 9वें चैप्टर पर चलते हैं, प्रकाश परावर्तन व अपवर्तन। पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर का है, ठीक है। इसमें आप परावर्तन ध्यान रखना, परावर्तन किस पर डिपेंडेंट होता है, अपने दर्पणों पर। अपवर्तन अपवर्तन डिपेंडेंट होता है लेंस पर। दर्पणों के बारे में आपको सामान्य जानकारी पता होनी चाहिए, अपारदर्शी होते हैं, अपने चांदी की या पेंट की कोटिंग होती है, ठीक है। लेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, पारदर्शी होते हैं, ठीक है। लेंस 2 गोलों के संयोजन से बनते हैं और दर्पण अपने 1 गोले का भाग होते हैं, तो ठीक है, दोनों में आपको अंतर भी पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनते हैं
अवतल लेंस में कैसे बनते हैं, दोनों के दर्पण और दोनों के जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक एक इनके उपयोग, दो उपयोग याद कर लो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। डेफिनेटली एक या 2 नंबर का प्रश्न यहीं से आता है। एक आपसे स्थिति दे देगा कि अपनी जो वस्तु है ना, बिंब है, वो कहाँ रखा है। जैसे अनंत पर रखा है, या एफ पर रखा है, या 2f1 पर रखा है, प्रकाश से केंद्र O पर रखा है, ठीक है। फिर आपको पूछा जाएगा बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, यह ध्यान रखना। अब इसमें एक अपवर्तनांक और एक अपना आता है लेंस क्षमता। अब लेंस क्षमता की परिभाषा और मात्रक जो अपना डायोप्टर है वो ध्यान रखना। 1-2 साल से छोटा जो डेरिवेशन है वो नहीं आ रहा है। बाकी हाँ, ये दर्पण वाला जो होता है ना, F बराबर R/2 त्रिज्या का जो संबंध होता है अपनी फोकस दूरी से, वो जरूर पूछा जाता है, ठीक है। पाठ नंबर 10 पर आते हैं। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। पाठ पहले भी छोटा ही था, अब की बार भी छोटा ही है, ठीक है। कितने नंबर का है, 4 नंबर का। इसमें आपको ज्यादा याद करने का नहीं है, केवल नेत्र के भाग और आपको नेत्र दोष, बस यही पढ़ने हैं। थोड़े आप इसमें कारण जरूर पढ़ सकते हो, ठीक है। वो आकाश का रंग नीला क्यों होता है, 1 नंबर में कभी कभी पूछ लेते हैं। बाकी पिछली बार तारों का टिमटिमाना पूछ चुके हैं, ठीक है ना। अब आते हैं चैप्टर नंबर 11 पर, जिससे आपको सबको डर लगता है, ठीक है। वो है अपना विद्युत। बाकी मैं बता दूं ये सबसे इजी चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीजें लगभग फिक्स है। मैं कह रहा हूँ हर बार बिल्कुल रिपीट हो रहा है, या तो श्रेणी क्रम या फिर अपना समांतर क्रम, जिसको आप कह देते हो पार्श्व क्रम संयोजन। लगभग फिक्स है उनका नियम। कथन ध्यान रखना, ठीक है। यह आपसे जूल के तापन नियम का कथन। जूल का तापन नियम आप शॉर्टकट में जो सूत्र है वो याद रखना, H बराबर I² RT। अब आपको पता होना चाहिए I क्या है, R क्या है, T क्या है, ठीक है। शुरू से लेकर अंत तक आपको सारे सूत्र पता रहेंगे तो कितना ही बड़ा डेरिवेशन आ जाएगा उसको आप इजीली कर दोगे, ठीक है ना। पाठ नंबर जो अपना 12 है। अच्छा 11 नंबर, ये 11वां पाठ है ना, 7 नंबर है ये, पिछली बार 8 का था, ठीक है। और अब की बार थोड़ा सा वेटेज कम कर दिया, बायोलॉजी का वेटेज है ना थोड़ा सा बढ़ा दिया। 12वां पाठ विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। मैं कह रहा हूं ये नंबर आपको छोड़ने ही नहीं है, बिल्कुल भी डेरिवेशन नहीं है, बिल्कुल भी कोई ऐसे नहीं है कि आप विद्युत को I मानिए, ठीक है, आवेश को Q मानिए, समय को T मानिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। पाठ 6 नंबर का है, मैं कह रहा हूं 1 नंबर भी आपका छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसमें केवल आप 2-3 चीजें याद कर लेना। एक तो परिनालिका, इससे जो चुंबक बनता है ना विद्युत चुंबक, वो वाला देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। एक आप घरेलू विद्युत परिपथ। अब आप कहोगे सर घरेलू विद्युत परिपथ में तो सब आता है, नहीं, आपको ऐसे अलग अलग याद करने। अपने जो काला तार होता है वो किसके लिए होता है, ठीक है। अपना हरा तार किसके लिए होता है, लाल तार किसके लिए होता है। भू संपर्कित तार कब आप काम में लेते हो, अति भारण वाली कंडीशन में या फिर लघु पतन में, ठीक है। आप अपने फ्यूज का उपयोग कैसे करते हो वो सब आपको यहाँ वापस से याद करना है, ठीक है। वैसे यहाँ पर जूल के तापन के नियम का जो अनुप्रयोग पढ़ोगे वहां पढ़ लोगे, आप स्त्री पढ़ लोगे, विद्युत स्त्री, ठीक है। अब थोड़ा सा रेफ्रिजरेटर के बारे में पढ़ लोगे, यहाँ फ्यूज के बारे में खूब पढ़ लोगे, पर आपको यूज यहाँ करना है, तो यहाँ आपको देखना है, ठीक है। श्रेणी क्रम में यूज करते हो, समांतर क्रम में। यहाँ आपको एमसीबी बॉक्स की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ठीक है। अब अपना लास्ट चैप्टर जिससे आप लोग अच्छी तरह से परिचित हो, ठीक है।
ये पिछली बार 2 नंबर का था, ठीक है। तो इसके मैं जब नोट्स लिखवा रहा था तो मैं सोच रहा था 2 नंबर में लिखवाना भी क्या है, 2 नंबर का नहीं, ये अपना अंतिम चैप्टर था, ये तो 1 ही नंबर का था। 2 नंबर का तो इससे पहले वाला था, ये 1 नंबर का चैप्टर था, ठीक है। इसमें से एक ही प्रश्न आया था, राजस्थान में अपने जल की कैसी संकल्पना है, तो आप जानते हो खादीन प्रकार का है, बहुत ईजी आया था वो भी प्रश्न, ऑप्शन वाले में से आया था। अब की बार कितने का है, 5 नंबर का। भाई इस वाले चैप्टर का तो टाइम आ गया, अगली बार वापस से 1 या 2 नंबर का हो जाएगा, ये इजी चैप्टर है, ठीक है। अब यहाँ से छोटे प्रश्न ज्यादा उठेंगे, तो अब एक तो यूएनईपी का पूरा नाम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये आप याद रखना, जरूर आ सकता है 1 नंबर में। एक आप खाद्य श्रृंखला की उदाहरण, परिभाषा, जाल, ठीक है। एक आप परितंत्र की परिभाषा, एक एक दो दो उदाहरण कि प्राकृतिक परितंत्र, ठीक है, कृत्रिम परितंत्र। आपसे पूछा जा सकता है कि बगीचा जो होता है वो कैसा परितंत्र है, ठीक है। लास्ट जो पॉइंट है वो है जैव आवर्धन। एक आप ओजोन का सूत्र, अवक्षय उपाय, सीएफसी का पूरा नाम, ये सब चीजें आप रट के ही जाना, ठीक है। जैव आवर्धन, ये पॉइंट बीच में, इसको ज्यादातर भूल जाते हैं, भूलना मत। जैव आवर्धन का मतलब होता है कि अपनी जो फूड चेन है, खाद्य श्रृंखला, उसमें कोई भी रसायन आएगा तो वो अंतिम जीव जो शीर्ष पर है वहां जाके इकट्ठा हो जाएगा, शीर्ष पर हम खुद है, मनुष्य है, ठीक है, और फिर बीमारियां फैलेगी उन रसायनों से, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपनी जैव आवर्धन, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया, कल से लगभग आपके लगभग 13 चैप्टर है, तो मैं आपको 15 से 20 इन क्लासों के अंदर एकदम फास्टेस्ट रिवीजन और की पॉइंट बना के मैं बीच में जैसे आपको लिख दूंगा धातु, और मैं बता दूंगा ये धातु का पहला गुण है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, छठा है, ठीक है। तो ऐसे की पॉइंट बना के मैं आपको 15 से 20 क्लासेज में रिवीजन करा दूंगा। तो आप अब हमसे जुड़े रहना, ठीक है। डेली आपको शाम को 9 बजे क्लास अपलोड कर देंगे, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए। आपको गुड लक है, ठीक है।